नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ग्रुप पर। साथियों, वीडियो जो राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS का वीडियो आप सभी तक मैंने साझा किया था, उसको प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश की है मैंने उस वीडियो पर आप सभी लोगों ने जो समस्याएं रखी थी उनको उठा करके उन सभी समस्याओं को अपने अनुभवी एक्सपर्ट दोस्तों के साथ, अधिकारियों के साथ चर्चा करके उनका समाधान निकाल करके और ये वीडियो बनाया है। आप इसे देखें और अपने साथियों को आ रही इस RGHS की जो समस्या है उसके समाधान में जरूर आप उनका सहयोग करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ प्रश्नावली मैंने इसकी तैयार की है, प्रस्तुत करता हूं वो प्रश्नावली। तो साथियों, सबसे पहले इसके अंदर जो बात आई है मेरे पास वो ये थी कि राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना पर रजिस्ट्रेशन का शुल्क क्या है और इसका जो कोई कार्ड बनेगा तो वो कैसे बनेगा। तो मैं बताना चाहूंगा कि इस बार बजट घोषणा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ये घोषणा की गई थी कि CGHS यानी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की भांति राजस्थान में भी कैशलेस स्कीम लागू की जाएगी। तो उसी की तर्ज पर राजस्थान सरकार के द्वारा ये स्वास्थ्य योजना लागू की गई है और CGHS के जितने भी नियम हैं उन्हीं के आधार पर राजस्थान में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। वर्तमान में इसके रजिस्ट्रेशन का कोई शुल्क नहीं है, क्योंकि SSO ID के माध्यम से कर्मचारी स्वयं इसको आसानी से कर सकता है, जिसका वीडियो मैंने पूर्व में अपलोड किया है। और अभी तक इसकी कोई प्रीमियम राशि भी निर्धारित नहीं की है, यानी अभी हमें केवल रजिस्ट्रेशन करने के इंस्ट्रक्शन फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, SIPF डिपार्टमेंट ने जारी किए हैं, जो आप सभी ने लगभग देख लिए होंगे। आगामी समय में ये मानता हूं कि उक्त योजना अंतर्गत कोई ना कोई कार्ड जरूर जारी किया जाएगा और उसके जो कोई इंस्ट्रक्शन आएंगे वो आप सभी तक मैं साझा कर दूंगा। तो अभी तक ये है कि यह स्कीम फ्री है, इसमें रजिस्ट्रेशन का कोई शुल्क नहीं है और भविष्य में कार्ड बनेगा तो कैसे बनेगा उसकी जानकारी मैं आप सभी तक ले आऊंगा। ये पहला सवाल था। दूसरा ये है कि इसमें किस किस को जोड़ा जाएगा, यानी कुछ सेवानिवृत्त साथियों के मैसेजेस थे, कुछ प्रोबेशन पीरियड वाले साथियों के मैसेजेस थे, दैनिक वेतन भोगी साथियों के मैसेजेस थे। तो बताना चाहूंगा कि इसमें साफ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि सबसे पहले जो माननीय विधायकगण है, यानी हमारे विधानसभा के सदस्य जो हैं वो पहले के यानी एक्स MLA जो हैं वो जुडिशरी के और अखिल भारतीय सेवाओं के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो, इसके अलावा राजस्थान सरकार के किसी भी विभाग के सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, इसके अलावा जो रिटायर्ड हो चुके यानी जो पेंशनर्स हैं उनको, इसके अलावा जो निकाय, बोर्ड, निगम आदि के जो कर्मचारी हैं वो, इन सभी को इस स्कीम के तहत लाभान्वित किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। अब चाहे वो प्रोबेशनर हो या वो रिटायर्ड हो चुका हो, इन सभी के लिए ये स्कीम है। लेकिन अब आपको ध्यान ये देना है कि यदि इस स्कीम के अंतर्गत यानी जिनको ये चिन्हित किया है इनके अंतर्गत कोई कर्मचारी था या कोई एक्स MLAs हैं वो खत्म हो चुके हैं, यानी वर्तमान में ये व्यक्ति नहीं है, खत्म हो चुका है और इसका आश्रित अब राजस्थान सरकार की सुविधाओं का लाभ ले रहा है, जैसे पेंशन ले रहा है या अन्य कोई सुविधा ले रहा है, तो बताना चाहूंगा कि उनके लिए ये स्कीम नहीं है। स्पष्ट सुनिएगा, ये केवल जिनका यहां पर नाम बताया है उन्हीं के लिए है, उनके परिवारजन के लिए नहीं है। यानी रजिस्ट्रेशन संबंधित उस कर्मचारी या अधिकारी का ही होगा, परिवारजन का यहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सरकार ने इसी के पैरेलल में बताया है कि NFSA की एक स्कीम है, इसके अलावा SECC की स्कीम है, इसके अलावा लघु सीमांत कृषक हैं और राज्य के जो संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए निशुल्क रूप से, तथा राजस्थान के अन्य जितनी भी फैमिलीज अब बच गई हैं, इन सारी करने के बाद यानी यहां से यहां तक के रजिस्ट्रेशन के बाद जो फैमिली या परिवार बच जाते हैं तो उनके लिए राजस्थान सरकार ने 850 रुपए की प्रीमियम राशि निर्धारित की है एक परिवार की। और उस प्रीमियम राशि में ई-मित्र के माध्यम से राजस्थान सरकार द्वारा एक अन्य योजना संचालित है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना।
यानी कि आपको यह समझना है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना अलग है और मुख्यमंत्री की राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना अलग है। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए है और मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो खाद्य सुरक्षा में जुड़े हुए लोग हैं या जो लघु सीमांत कृषक हैं या संविदा कर्मचारी हैं या अन्य जो कोई फैमिली है जो किसी भी सेंट्रल की या स्टेट की मेडिक्लेम पॉलिसी, गवर्नमेंट मेडिक्लेम पॉलिसी में नहीं जुड़ा हुआ है, तो उनके लिए ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, यानी दोनों अलग अलग है और दोनों अलग अलग रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस हैं। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को तो इसी में RGHS में रजिस्ट्रेशन करवाना है और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के जो रिलेटिव हैं, जैसे आपके माता पिता हैं, वो भले ही आप उनके साथ रहते हैं लेकिन आपका जनाधार अलग हो गया, माता पिता का जनाधार अलग हो गया, उनका भामाशाह अलग है, आपका भामाशाह अलग है, उनका राशन कार्ड अलग है, आपका राशन कार्ड अलग है। तो आप सभी को ध्यान ये रखना है कि उनको आपके अंदर जुड़वाने की बजाय आप उनका मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन करवाएं। लेकिन यदि आपके माता पिता आपके ऊपर आश्रित हैं और 6,000 रुपए उनकी मासिक आय नहीं है, पूर्ण रूप से आपके ऊपर आश्रित हैं, तो जिस तरीके से हम मेडिक्लेम पॉलिसी के अंतर्गत जो एक स्टाम्प बना करके देते थे और उनका नाम हमारे मेडिक्लेम पॉलिसी में जुड़ता था, 2004 वाले जो साथी हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, तो आप उनका नाम इस योजना में यानी RGHS योजना में जुड़वा सकते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, कोई भी गलत तथ्य आप प्रस्तुत न करें, ठीक है। इसके बाद बात आती है कि राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के लिए जनाधार जरूरी है क्या? तो हाँ जी हाँ, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि बिना इसके आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। और इसको आधार इसलिए बनाया है क्योंकि ये जो स्वास्थ्य योजना है ये परिवार के लिए है और परिवार का डेटा आसानी से प्राप्त करने के लिए जनाधार ID बेहतर विकल्प है। हालांकि पूर्व में सरकार के द्वारा भामाशाह कार्ड बनवाए गए थे और जिन जिन ने भामाशाह कार्ड बनवा रखे हैं उन सभी का आपका जनाधार कार्ड राजस्थान के सरकार के द्वारा निशुल्क बनवा दिया गया है, जिसको आप जनाधार ऐप की सहायता से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका वीडियो मैंने पहले चैनल पे अपलोड किया है, आप जाकर के वो वीडियो भी देख सकते हैं और अपना जनाधार ID, अपना जनाधार का E-कार्ड आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़े कि जनाधार और भामाशाह के बिना क्या इस योजना में पंजीकरण कर सकते हैं, वो कैसे होगा? तो देखो, सबसे पहले आपके पास जनाधार या भामाशाह ID होनी चाहिए। यदि नहीं है तो आप अपने नजदीकी ई-मित्र पर जाएं और वहां जाकर के आप जनाधार के लिए पंजीकरण करवाएं। पंजीकरण के लिए क्या चाहिएगा कि पंजीकरण के लिए परिवार का मुखिया यानी आपकी जो घर की महिला सदस्य है वो मुखिया रहेगी। तो परिवार की जो महिला सदस्य है वो और परिवार के जितने भी सदस्य अन्य हैं जिनको जनाधार में जुड़वाना है, तो उन सभी के आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज की जो फोटोज है वो, इसके अलावा उनके पहचान पत्र, राशन कार्ड बना हुआ है तो मुखिया की बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र। इसके अलावा यदि बच्चा छोटा है, उसका आधार कार्ड नहीं बना है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट, इस तरीके से कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप ले जाएं, वहां आप निर्धारित शुल्क दें और अपना जनाधार रजिस्ट्रेशन करवा लें। जैसे ही आपका जनाधार रजिस्टर्ड होगा तो वो जो जनाधार रजिस्ट्रेशन ID है उससे भी आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, अन्यथा 5 से 7 दिन या कुछ समय के अंदर आपका जनाधार जो नंबर है वो जनरेट हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप अपना जनाधार जरूर बनवा लें, क्योंकि ये एक डॉक्यूमेंट है और अभी बनवा लेंगे तो आपके रूटीन प्रोसेस में ये बन जाएगा। आगे बढ़े। इसके बाद बात आती है कि जनाधार और भामाशाह में जो डेटा या जानकारी थी या उसमें जो मोबाइल नंबर था या परिवार की डिटेल, वो सब कैसे अपडेट होगी, क्योंकि हो सकता है मोबाइल नंबर बंद हो गया हो, मोबाइल गुम हो गया हो या परिवार में सदस्य की संख्या बढ़ गई हो, नए सदस्य के रूप में पुत्र या पुत्री हो गए हैं तो उनका नाम कैसे जुड़ेगा, या माता पिता आपके ऊपर आश्रित हैं, वो वाली जो बात है, उनका नाम कैसे जुड़ेगा। तो आप अपने ई-मित्र कियोस्क के पास जाएं, जो भी कोई ई-मित्र कियोस्क आपके पास में है वो आपसे शुल्क लेंगे, शायद 40 रुपए 50 रुपए ये इनका निर्धारित शुल्क है। उस शुल्क पे वो आपके इस जनाधार में कोई भी जानकारी है वो जानकारी, आपका मोबाइल नंबर, परिवार में किसी का भी मोबाइल नंबर है तो वो, परिवार में कोई नया सदस्य जुड़ा है तो उसका आधार ले जाएं या बर्थ सर्टिफिकेट ले जाएं, और इस तरीके की जो भी डिटेल है वो जनाधार में वहां जाएंगे, 10 मिनट में वो डिटेल अपडेट हो जाएगी। अपडेट होने के बाद जनाधार ऐप के माध्यम से आप अपना नया जनाधार जो कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, रजिस्ट्रेशन तो आप जनाधार ID से कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके परिवार के सदस्य का नाम आपको रजिस्ट्रेशन में नहीं आ रहा है तो पहले आपको नाम यहां जनाधार में अपडेट करवाकर जुड़वाना पड़ेगा। इसके बाद आगे बढ़े।
यदि पति पत्नी दोनों राजकीय कर्मचारी हैं तो उनके विषय में क्या होगा। तो ये बड़ा कंफ्यूजन है और इसके अंदर मुझे कुछ ढंग से समझ में भी नहीं आया। मैंने पूछने का प्रयास किया है तो अभी इसके विषय में भी कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं मुझे नजर आई। तो इसमें जो निष्कर्ष निकाला है वो ये है कि जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन के दौरान परिवारजन का विवरण जहां भरा जाना होता है वहां एक ऑप्शन आ रहा है इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो वहां देखिएगा जिस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को आपने टिक करके आगे प्रोसेस किया था उसके नाम के आगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय में टिक बॉक्स में टिक आ रहा था और उसी के नीचे जो फैमिली मेंबर हैं वहां भी आपको टिक बॉक्स में टिक करके गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सेलेक्ट जरूर कर लें। हालांकि यहां आपको आय 6000 से अधिक दर्शानी होगी तब जाकर के ये एंट्री, लेकिन जैसे ही आप 6000 से ज्यादा दिखाएंगे तो इसका नाम नीचे नहीं आता है। तो आपसे मेरा अनुरोध ये है कि आप चाहें तो इंतजार कर लें, अदरवाइज आप क्या करें कि जो जैसे पति की एम्प्लॉय आईडी से आपने ये डेटा सबमिट कर दिया, रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसके बाद आप क्या करें कि जैसे पत्नी भी राजकीय सेवा में है तो उनकी एसएसओ आईडी खोले, उनकी एसएसओ आईडी में वही जनाधार यूज होगा। उस जनाधार के यूज करने के बाद आप अपनी एसएसओ आईडी से वापस रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन शायद इसमें भी एक समस्या आपको देखने को मिलेगी कि जैसे ही आप जनाधार डालेंगे तो हो सकता है वहां आपको ये लिखा हुआ आ जाए कि जनाधार से रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो आप इस विषय में थोड़ा सा रुक जाएं, शायद 1 या 2 दिन में इसका समाधान हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें। यदि कर्मचारी के देहांत के बाद पेंशन ले रहे सदस्य को इस योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, तो बिल्कुल उसका मैं बताना चाहूंगा कि देखो ये योजना केवल इन लोगों के लिए थी, ठीक है। यदि इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके आश्रित को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित नहीं किया जाएगा, उनके लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में पंजीकरण कराना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़े। जनाधार पृथक न होकर मम्मी पापा का जनाधार है उसी में ही किसी राजकीय कर्मचारी का, जैसे हाल ही में एलडीसी या न्यू पोस्टिंग किसी कर्मचारी की हुई है, 20-21 साल की अभी उम्र हुई है, प्रथम नौकरी है, तो हो सकता है अभी नाम आपका, शादी भी नहीं हुई है तो अभी आपका नाम परिवार के जनाधार में ही जुड़ा हुआ हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी स्थिति में या तो आप अपना नया जनाधार कार्ड बना ले, नहीं बनवाना चाहते हैं, बाद में बनवाना चाहते हैं, तो आप अभी अपनी मम्मी के जनाधार कार्ड को ही यूज ले सकते हैं और फिर उसमें जिन जिन को उस योजना में आपको शामिल करना है उनको टिक करके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि किसी तरीके की कोई गलती हो जाए, गलत सबमिट हो जाए तो हम क्या करेंगे। तो देखो इसके लिए अभी केवल सिंपल इतनी सी बात है कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई आती है तो अपने एसआईपीएफ का जो ऑफिस है जिला कार्यालय, आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जो भी एसआईपीएफ का ऑफिस है वहां जाएं, वहां संपर्क करें। यदि आप वहां नहीं जा पा रहे हैं तो आप क्या करें, इस हेल्पलाइन नंबर यानी 1800-180-6268 पर संपर्क करें या helpdesk.sipf@rajasthan.gov.in पर अपनी समस्या लिखित में मेल करें, उधर से आपको रिप्लाई में आपका समाधान कर दिया जाएगा। और सबसे आखिर में कि राजस्थान के निवासी हैं, राजस्थान में ही राजकीय सेवा कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो शादी है वो राजस्थान से बाहर हो गई, तो अब रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, क्योंकि देखो इसके लिए जनाधार आईडी की आवश्यकता आपको पड़ेगी, ठीक है। तो यदि जनाधार आपका नहीं बना हुआ है तो आप सबसे पहले जनाधार बनवाएं और जनाधार बनवाने के बाद ही इस पर रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई आगे बढ़ेगी, या फिर आप हेल्प डेस्क पर अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। और इसी तरीके से कोई मूलतः राजस्थान का निवासी नहीं है, आउट ऑफ राजस्थान से है, हरियाणा से है या पंजाब से है या दिल्ली से है, तो उनका क्या हुआ, राजस्थान में जॉब लग गई तो अब उनका जनाधार नहीं बना हुआ है, तो ऐसे में क्या होगा। तो आपके लिए भी यही जवाब है कि आपको सबसे पहले जनाधार आईडी बनवानी ही पड़ेगी और जनाधार आईडी बनवाने के लिए आप ई मित्र पर संपर्क जरूर करें। जैसे ही आपका जनाधार बन जाएगा तो उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे, अन्यथा आप भी इस विषय में हेल्प डेस्क पर संपर्क जरूर करें। बताना चाहूंगा कि इन लोगों के लिए स्कीम है कि एमएलएज हैं, एक्स एमएलएज हैं, जुडिशरी और जो आपके सिविल सर्विसेज हैं, राजस्थान सरकार के कर्मचारी हैं, बोर्ड के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, उनको सीजीएचएस की तर्ज पर ही ये सुविधा मिलने जा रही है। इसके अंदर 13.5 लाख परिवारों को स्वास्थ्य परिलाभ दिया जाएगा। इसमें आपको इस योजना से जुड़े प्रत्येक सरकारी
और निजी अस्पतालों में भर्ती होने पर कैशलेस उपचार होगा। यानी आपको अपना जो ये रजिस्ट्रेशन है इसके बारे में बताना है, शायद जल्द ही कार्ड जारी हो जाएगा तो वो कार्ड आपको बताना है, उसके बाद आपको यहाँ पर कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बढ़िया और बहुत बेहतर कदम है। क्योंकि पहले क्या होता था कि हमें जैसे जीपीएफ कर्मचारी हैं तो हमें खर्चा करना पड़ता था, खर्चा करने के बाद फिर डिपार्टमेंट से मेडिकल का जो बजट है वो डिमांड की जाती थी, फिर उसके बिल बना करके वो सबमिट करने पड़ते थे। लेकिन अब सीधा ही कैशलेस कर दिया है, डायरेक्ट उसको जो टीपीए है उसको इसकी सब्सिडी या इसका पुनर्भरण कर दिया जाएगा। और जो 2004 के बाद जो कर्मचारी थे उनके साथ भी यही दिक्कत थी कि खर्चा करना पड़ता था, बाद में उन्हें ऑनलाइन सबमिट करना पड़ता था, उसके बाद 3 महीने 4 महीने में राशि आती थी। लेकिन अब ये सीधा 5 लाख तक कैशलेस कर दिया। लेकिन मुख्य बात यह है कि 2004 के बाद जो नियुक्त के कर्मचारी हैं और पेंशनर्स हैं उन सभी को ये देखो 5 लाख रुपए तक कैशलेस किया है, और गंभीर बीमारी है तो 5 लाख रुपए अतिरिक्त। तो इसलिए जब आप फैमिली डेटा भरें तो वहां गंभीर बीमारी का एक ऑप्शन है, उसको टिक जरूर करें, ठीक है। उसी स्थिति में ये देय होगा। और इसके अलावा मान लो खर्चा और ज्यादा हो जाता है तो उसमें क्या होगा कि जो पुराने कर्मचारी हैं उनके लिए, जीपीएफ वालों के लिए तो पूर्व में जो मेडिकल बिल आहरण की प्रक्रिया थी वो तो एज इट इज जारी रहेगी, और जिन नए कर्मचारी हैं उनको एसएसओ आईडी के माध्यम से वही पुराने तरीके से बिल सबमिट करने पड़ेंगे। लेकिन ये स्थिति तब आती है जब आप 5 लाख प्लस 5 लाख से ऊपर यदि आपका खर्चा हो जाता है। तो कोशिश की है मैंने, जो आपके मुझे मैसेजेस मिले थे, जो कमेंट्स मिले थे, उनको शामिल करते हुए एक समेकित वीडियो बनाने का मैंने प्रयास किया है। और सबसे ऊपर और सबसे मुख्य एक ही बात है कि जी हाँ, जो भी कोई निर्देश होंगे या जो भी कोई आदेश होंगे वो जो अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट है या जो अपना राज्य बीमा प्रावधायी निधि विभाग है उनके जो इंस्ट्रक्शन है वही फाइनल होंगे। मैंने तो कोशिश किया आपकी समस्याओं को समेकित करके और उनका समाधान जो है उसको इस वीडियो में प्रस्तुत करने की। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी से इजाजत चाहूंगा। चलते चलते आप सभी से निवेदन है कि यदि अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरीके के जो वीडियोज मैं अपलोड करता हूं उनका नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगा डायरेक्ट। ठीक है, नमस्कार।